हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं और अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा भारत की मिट्टियाँ। तो आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर और उसमें से इंडियन जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं। तो देखिए, जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। बाढ़ के रूप में हो सकती हैं, भूकंप के रूप में हो सकती हैं, या ज्वालामुखी के रूप में भी हो सकती हैं। लेकिन भारत में चूंकि ऐसा कुछ है नहीं, तो ज्वालामुखी से संबंधित यहाँ जो आपदाएं हैं वो नहीं आती हैं। बाकी अगर हम जैसे इंडोनेशिया है या अन्य द्वीपों की बात करें तो वहाँ पे ज्वालामुखी की भी काफ़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इससे संबंधित जो कंटेंट है उसको हम देखते हैं। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित कौन हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स कोरोमंडल। देखिए, कोरोमंडल जो तट है वो अगर अपना जैसे मान लीजिए कि ये अपना भारत है, तो भारत में ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ से ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल का क्षेत्र है। तो ये जो कोरोमंडल क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित रहा था। और 2004 की जो ये सुनामी थी, भारत के अलावा जैसे कि इंडोनेशिया हो गया या फिर मान लीजिए और जो छोटे छोटे देश थे हिंद महासागर के, उनको काफ़ी प्रभावित किया था। सुनामी यहाँ पर जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बड़ी तरंगे। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। तो हुदहुद चक्रवात जो आया था इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था आंध्र प्रदेश के तट को। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे? तो सुनामी वार्निंग जो सेंटर है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। सुनामी वार्निंग सेंटर से हम सुनामी जो भी आती हैं उनका पता लगा सकते हैं। और ये जब भी सुनामी आती हैं तो सुनामी आने का कारण ये होता है कि सागर के अंदर जो उसकी तली है उसमें अगर मान लीजिए कोई दरार हो रही है और दरार से इधर से उधर यदि चट्टानें खसक रही हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी पानी की जो राशि है उसका चलायमान हो जाता है। वही देखिए, अगर सुनामी अगर आई हो मान लीजिए और सागर के बीच में अगर यहाँ पे कोई नाव जा रही है तो इसमें से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो तटों में पहुँचती है सुनामी तो यहाँ बहुत ज़्यादा विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय एक प्रकार से कह सकते हैं तो नई दिल्ली में है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और पहली सूची में दिए गई हैं प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी सूची में प्रदेश दिए गए हैं। तो बाढ़ से कौन से प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? तो ये होता है उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदानी जो क्षेत्र है वो बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है। भूकंप से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो है हिमालय का गिरिपद, मतलब कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है पूरा वो भूकंप से प्रभावित रहता है। सूखा ये कहाँ पे? ये होता है मध्य पूर्वी भारत जो है इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है। चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें से जैसे देखिए यहाँ पर झारखंड उड़ीसा दिया है, इसके साथ साथ में जो अपना तटीय क्षेत्र है पूर्व वाला आंध्र प्रदेश हो गया, तो और इसके साथ साथ में तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, ये सारे चक्रवातों से प्रभावित ज़्यादा रहते हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में दिया हुआ है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और कारण यहाँ पर बता रहा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में देखिए, अभी आपने उत्तराखंड वाली बाढ़ के बारे में सुना होगा, तो वो बाढ़ क्यों आई? क्योंकि हमने क्या किया है कि उस क्षेत्र में पर्यटन के लिए या फिर ज़्यादा बिजनेस के तौर पे उसके प्राकृतिक स्वरूप को हमने बदल दिया है और उसमें हमने क्या किया है कि हिमालय के जो क्षेत्र है वो वाला काफ़ी वहाँ पे खनन कर लिया है। तो इस वजह से भूकंप की वहाँ जो भूस्खलन की जो आवृत्ति है वो ज़्यादा हो गई है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी अधिक गर्म हो जाती है। देखिए, जब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब ये चक्रवात आते हैं तो चूंकि स्थल जो उस समय होता है तो स्थल गर्म काफ़ी ठंडा हो जाता है होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि जल की राशि, तो जल राशि उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, थोड़ा सा गर्म होती है। इसी कारण चक्रवात बनते हैं और चक्रवात बनने के लिए निम्न वायुदाब का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ में यदि मॉइस्चर उसको मिल जाता है, नमी मिल जाती है,
तो उसको इससे बहुत ज़्यादा बल मिलता है। इसी कारण से अगर मान लीजिए चक्रवात यहाँ से प्रवेश करते हैं तो तटीय क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर आते जाते हैं तो कमज़ोर पड़ते जाते हैं, क्योंकि उनको नमी की जो मात्रा चाहिए होती है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे वो वीक हो जाते हैं और प्रभाव इनका खत्म हो जाता है। कथन और कारण दिए हुए हैं फ्रेंड्स। कथन में है पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित रहता है, और यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो देखिए कथन और कारण दोनों अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पर जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए जो भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्व का क्षेत्र है या पूर्वी क्षेत्र है, ये व्यापारिक हवाओं पे तो पड़ता है, उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं पे पड़ता है ये भाग, लेकिन जो चक्रवात का कारण है अभी हमने ऊपर देखा कि बंगाल की खाड़ी का अधिक गर्म हो जाना। अब देखिए ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की बात कर रहा है, वो व्यापारिक पवनें आप जानते हैं इस तरह से चलती हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, इसमें से ये 0 अंश है, इसके बाद ये 23.5 अंश है, तो ऊपर से 23.5 अंश इस प्रकार से इधर को हवा चलती है, ठीक है, ये इस प्रकार से, और यहाँ से जो हवा चलती है वो ऐसे चलती है। यही जो हवा है ये व्यापारिक हवा कहलाती हैं, और जब ये उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो इनको, चूंकि ये उत्तर पूर्व से देखिए चल रही हैं, तो ये उत्तर पूर्व से चलने वाला क्षेत्र है, और चूंकि हमें पता है कि हमारा जो क्षेत्र है भारत का अवस्थिति है वो फ्रेंड्स कहाँ पे है, वो है 8 डिग्री से ऊपर है, ठीक है, 8 डिग्री से 37 डिग्री, 8 दशमलव समथिंग, और ये 37 डिग्री तक है, इसलिए हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वो 23.5 अंश के बीच में पड़ जाता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, और कारण कह रहा है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ये महाराष्ट्र में देखिए एक तो कोयना जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयना डैम है, तो आपको ये भी याद रखना अच्छा रहेगा कि कोयना डैम कहाँ पे है तो ये महाराष्ट्र में है, और इसी कोयना डैम के कारण देखिए बहुत ज़्यादा जल राशि जो है अगर इकट्ठा हो जाएगी तो उसका जो प्रेशर है वो ज़मीन पर पड़ता है, और यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई भ्रंश है, फॉल्ट है, तो उसको प्रेस करता है तो वो फॉल्ट इधर उधर खसक सकता है, इसलिए वहाँ पर भूकंप की जो घटना है वो फ्रेंड्स हो सकती हैं। तो इस प्रकार से कथन कारक सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो देखिए ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है इसमें से सबसे ज़्यादा आती हैं, इसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा घटनाएं देखी जाती हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ हुई वो कहाँ है, वो है लातूर, और लातूर में फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा एक भूकंप भी आया था। हालांकि ये क्षेत्र माना जाता है कि जो पेनिनसुला वाला क्षेत्र है वो सेफ है, लेकिन यहाँ पर लातूर में भूकंप आया था। तो ये महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है वो कर्नाटक का क्षेत्र है। देखिए जो कर्नाटक का पठार है, तो कर्नाटक का पठार लगभग सेफ जोन में है, क्योंकि ये परिपक्व चट्टाने हैं और यहाँ पर विशेष कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब कि कोई प्लेट इस तरह नहीं है जो खसक सकती है। बाकी अगर हम बात करें जैसे कि अपना हिमालयी क्षेत्र है तो वो ज़्यादा प्रभावित रहता है। भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है, उसके 4 जोन है फ्रेंड्स। तो भूकंप क्षेत्र के कितने जोन, 4 जोन, जिनमें से मतलब कि 2, 3, 4, 5 इस तरह से बांटा जाता है। यहाँ पर देखिए क्षेत्र दिए हुए हैं और किस भूकंपीय मंडल या भूकंपीय जोन में ये आते हैं। तो देखिए जैसे भुज वाला जो क्षेत्र है, तो ये भुज वाला क्षेत्र कहाँ पे आता है, ये 5वें जोन में आता है। भुज पे काफ़ी तेज भूकंप आया था फ्रेंड्स। और हैदराबाद ये 2 में आता है, इसके बाद श्रीनगर 5 में आता है, चेन्नई जो है ये भी 2 जोन में या 2 मंडल में, भूकंपीय मंडल में आता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, और कारण यहाँ पर दिया हुआ है गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई कम हो गई है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है कथन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि
जब ज़्यादा नदियों में गाद आ जाएगा तो उनका तलछटी जो है वो उथली हो जाएगी और बाढ़ का कारण वो बन जाएगा, क्योंकि उनमें पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो है बिहार, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो है पूर्वी क्षेत्र। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उसका पूर्वी वाला जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स अपना मिट्टियाँ। मिट्टी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है इसमें से इसकी कुछ ही सेंटीमीटर में जो मिट्टी है वो पौधे के लिए आवश्यक है। और उनमें से कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो पहली मिट्टी है अपनी यहाँ पे काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में जो कंटेंट है वो ये है, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है उसे काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है या फिर काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। इसको काली कपासीय मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है। और ये जो मिट्टी होती है ये बनती कैसे, ये बेसाल्ट लावा से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं उससे ये निर्मित होती है काली मिट्टी। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, और कारण दिया हुआ है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए यहाँ पर जो कथन है ये तो सही है लेकिन यहाँ पर कारण गलत है, क्योंकि दक्षिण ट्रैप में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो डेफिनेटली रेगुर होती हैं, काली मिट्टियाँ होती हैं, लेकिन उनमें ह्यूमस होने के कारण वो काली नहीं होती हैं या फिर उनमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी भी बात नहीं है। तो ह्यूमस उनमें नहीं पाया जाता है। हालांकि उनमें जैसे कि मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है या इसके साथ साथ में जैसे फेरस है, तो ये चीज़ें उसमें से पाई जाती हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और कारण दिया हुआ है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन उनमें जैव मात्रा अधिक नहीं पाया जाता है, इसलिए कारण यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, गलत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी ये कौन सी है, रेगुर या काली मिट्टी है। कथन और कारण दिए हैं। तो कथन कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, तो ये काली मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त होती है। और कारण यहाँ पर दिया है कि उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो प्रचुर मात्रा में जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। देखिए कितनी बार ये रिपीट करके क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछते हैं, तो आप यदि इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, याद करके रखते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, काली कपासीय मिट्टी को कहा जाता है। स्वतः कृष्य का मतलब ये है, कभी कभी ऐसे भी आता है कि स्वतः जुताई वाली। तो स्वतः जुताई का मतलब ये है कि ये मिट्टी जब जैसे मान लीजिए कि पानी वर्षा गीली हो गई, लेकिन जब ये सूख जाती है ज़्यादा तो इसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, तो इसीलिए इसको स्वतः कृष्य मिट्टी कहते हैं या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कह देते हैं। लावा मिट्टियाँ ये कहाँ पे है, ये जो मालवा का पठार है इसमें लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। ठीक है, देखिए चूंकि पठारी क्षेत्र है और वहाँ पे बेसाल्ट पठार की मात्रा है, इसलिए काली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक के रख सकती है, वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है इसमें नमी ज़्यादा देर तक रुकी रह सकती है, इसलिए अगर बिना पानी के अगर कृषि करना है तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी, काली मिट्टी। जैसे कि बहुत सारा जो क्षेत्र है अपना यूपी है, जो यूपी का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, काली मिट्टी है, तो वहाँ पर जो खेती होती है वो बिना पानी के की जाती है। अगला मिट्टी है अपना लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी से संबंधित कथन है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन ये है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। तो लैटेराइट मिट्टी कैसी होती है, लाल रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में टेपिकियो और काजू की अच्छी खेती होती है। तो जो ये वाली मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, ये काजू और बादाम के लिए साथ साथ काफ़ी उपयोगी मिट्टी मानी जाती हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। और कारण दिया हुआ है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला मतलब कि लैटेराइट प्रकार की है। तो यहाँ पर देखिए जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण यहाँ पर क्या है, गलत है फ्रेंड्स। लैटेराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटेराइट मिट्टी देखिए महाराष्ट्र में मिलती है। दूसरी जो हमारा बॉर्डर वाला क्षेत्र है
तो उस बॉर्डर वाले क्षेत्र में भी कुछ मिट्टियां ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती हैं। लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र मालाबार तटीय प्रदेश। देखिए मालाबार तटीय प्रदेश। एक चीज और देखिए, जैसे अपन ये इंडिया है तो मालाबार क्षेत्र, ये जो केरल का है क्षेत्र, ये मालाबार कहलाता है। और ये जो लैटेराइट मिट्टियां हैं, लैटेराइट मिट्टियों में क्या है कि अगर पानी बरसता है और पानी बार बार बह जाता है तो जो यहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है वो लैटेराइट मिट्टी होती है। लैटेराइट मिट्टी में लवहांश मात्रा की ज़्यादा प्रचुरता होती है और इसके साथ साथ में जो बालू होती है उसमें ज़्यादा होती है। लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। सही कथन ये है कि मतलब कि ये है कि वो जो मिट्टी है उनमें चूना नहीं पाया जाता है। बाकी जैसे अभी हमने बात की कि जो लवहांश होता है उनमें काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती है। देखिए तो उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें? लैटेराइट मिट्टी में। दोमट या जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी जो है वो साधारणतया या अधिकांशतः जो बनती है वो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बनती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? वो यही जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है वो यही है, जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी है। बंगाल के गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। देखिए मिट्टी जो होती है वो दो तरह की एक प्रकार से हम बांट सकते हैं उनको, बांगर और खादर। बांगर जलोढ़ मिट्टी में से बांगर जलोढ़ वो होती है जो काफी समय से नई नहीं हुई होती। नई न होने का मतलब ये है कि वहां पर बाढ़ नहीं आई होती है, तो वो जो मिट्टी होती है वो होता है बांगर का। और गंगा मैदान का जो ऊपरी भाग है वो बांगर से बना है। खादर मिट्टी वो मिट्टियां होती हैं जिनमें मतलब नवीनता पाई जाती है, अर्थात वहां पे बाढ़ आई होती है कुछ ही समय में, तो वो मिट्टियां नई हो जाती हैं तो उनको खादर कहते हैं। खादर मिट्टियां जो होती हैं वो ज्यादा उपजाऊ होती हैं। बांगर मिट्टियां जो होती हैं कम उपजाऊ होती हैं और यहाँ कुछ चूने की ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिनको हम कंकड़ कहते हैं फ्रेंड्स। मतलब कि वो सफेद कंकड़ के रूप में हमें दिखाई देते हैं। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है वो ये कम होती, सबसे कम होती है जिनकी जल धारण क्षमता, वो कौन सी होती है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी जो होती है जो उसकी जल धारण क्षमता कम होती है, और काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। दोमटी लोम मिट्टी में मिलते हैं मिट्टी के सभी प्रकार के कण। अब देखिए ये दोमटी मिट्टी या दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी जो यहाँ पर है, इनमें मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं। सभी प्रकार के कण का मतलब यह है कि इनमें बालू की मात्रा भी होती है, चिकनी मिट्टी की मात्रा भी होती है, तो इसमें सभी प्रकार के वो कण पाए जाते हैं। मिट्टी में विविध पड़ते हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है, किसकी होती है? इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो मतलब पश्चिम राजस्थान की जो मिट्टियां हैं वो कैल्शियम से भरपूर होती हैं। आलू, सोरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में देता है वो मटर। देखिए जो भी फसलें दाल वाली होती हैं, जो दो फली वाली होती हैं फसलें, उनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी बीज जो दो पत्री होता है ना, दो पत्री मतलब उनको बीज से तोड़ते हैं। जैसे दाल है तो एक पूरा अगर उसका बीज है वो दो भागों में टूट जाता है तो दाल बन जाती है। जैसे मटर है, मसूर है ना, मूंग है, उड़द है, तो ये सारे जो भी हैं ये क्या करते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जो जीवाणु पाया जाता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और वही नाइट्रेट जो है पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और नाइट्रेट के थ्रू ही प्रोटीन का निर्माण पौधों में होता है। इसीलिए दालें जो हैं वो प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण, तो मिट्टी के रंग का ये कारण है फेरिस ऑक्साइड। देखिए फेरस है ना, मतलब कि जो लोहा है ये अगर इसका ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, तो वो मिट्टियों का रंग जो है वो लाल कर देता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है? जस्ता। जस्ते की
कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टियों में। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कारण दिया हुआ हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि हिमालय की मिट्टियों में बहुत ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, तो कथन गलत है और कारण यहाँ पर सही है, क्योंकि हिमालय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वनस्पति पाई जाती हैं, पेड़ पाए जाते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो बहुत ज़्यादा पानी को संजो के रखती है फ्रेंड्स, और इसमें जो मृतिका की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है वो क्या कहलाती है? मृतिका कहलाती है। अगला है अपना अम्लीय एवं क्षारीय मृदाएं। तो अम्लीय मृदाएं और क्षारीय मृदाएं कौन सी होती हैं? मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता पीएच मान के थ्रू जानी जाती है। आप जानते हैं कि 7 जो होता है वो ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, लेकिन 7 से जैसे पीएच मान कम होने लगता है तो वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने लगते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय गुण वहाँ पर प्रदर्शित होता है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान जो होना चाहिए वो कितना? 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए, तेजाबी का मतलब अम्लीय मिट्टी, तो अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य अगर बनाना है तो क्या करना होगा? उसमें हमें लाइम या चूना मिला देना होगा। और चूना मिला देंगे तो जो मिट्टी अम्लीय है वो थोड़ा सा अपने सुधार रूप में आ जाएगी और हम खेती उसमें से अच्छी कर पाएंगे। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। तो खेतों में यदि जिप्सम का उपयोग करते हैं तो इससे क्षारीयता जो है मिट्टी की वो कम हो जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो ये कहाँ पे है ये फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है गुजरात में। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अब देखिए जो मृदाएं हैं, जैसे इनमें अगर हम सिंचाई करते हैं और ऐसी सिंचाई करते हैं कि जो मतलब उचित नहीं है, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा सिंचाई से जो मिट्टियां हैं वो मतलब कि पारगम्य नहीं रह जाती हैं, और पारगम्य जब नहीं रह जाती है तो उनकी जो उर्वरता है वो बहुत ही फ्रेंड्स कम हो जाती है। चाय बागानों की अगर खेती करना है या चाय बागान लगाना है तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है थोड़ी से अम्लीय मिट्टी। तो थोड़ी से यदि अम्लीय मिट्टी है तो वो चाय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मृदा अपर्दन एवं सुधार, मृदा का अपर्दन होता है और उसमें सुधार कैसे किए जा सकते हैं? तो मृदा का अपर्दन देखिए कैसे हो सकता है? ये तो मान लीजिए कि हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, तो इस तरह से मृदा का अपर्दन हो सकता है। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है वो क्षेत्र कौन से हैं? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। तो चंबल घाटी और चंबल घाटी का जो क्षेत्र है इसके साथ शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्र ये बहुत ही सेंसिटिव है, गंभीर है सॉइल अपर्दन, सॉइल इरोजन के मामले में। चंबल घाटी में खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपर्दन है। वह अपर्दन कौन सा है? वो है अवनालिका अपर्दन। देखिए अवनालिका अपर्दन कैसे होता है, इसका यहाँ क्रम अगर हम समझें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। पहले आसफाल अपर्दन होता है। आसफाल का अपर्दन का मतलब ये है साधारण सा कि जैसे बूंदें गिरी पानी की तो वो क्या करेंगी? मिट्टी को थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे आसफाल। इसके बाद क्या होगा कि जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मान लीजिए बारिश हो रही है और ढलान है तो इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो बह जाएगी, इसको हम कह देंगे परत अपर्दन। इसी में मान लीजिए कि पानी बारिश हुई और कुछ पानी इस तरह से बह के जा रहा है, तो जहाँ से ये बह के जाएगा थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे छोटी सी ये नाली बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? रिल अपर्दन। इसके बाद में मान लीजिए इसने बड़ा खड्ड बना लिया तो ये क्या बन गया? अवनालिका अपर्दन। तो ये जो चंबल वाला क्षेत्र है अवनालिका अपर्दन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, या फिर कहें कि मुख्य रूप से इससे अवनालिका अपर्दन से ये प्रभावित है। कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है
वो है सोरगम। तो सोरगम बोने से अपर्दन ज़्यादा होता है। फसल चक्र आवश्यक है, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी खेत में बार बार गेहूं ही बोते रहें तो उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। अगर हम एक क्रम बना लें कि जैसे दाल वाली फसलें भी बो दें, गेहूं भी बो दें, तो क्रम चलता रहेगा, एक साइकिल चलता रहेगा, फसल चक्र चलेगी, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहेगी। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां, ये जो मृदा संरक्षण के संबंध में जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे है सस्यावर्तन। सस्यावर्तन का मतलब है फसलों का हेर फेर, मतलब कि फसलों को बदल बदल के बोना। इसके साथ साथ में है वेदिका का निर्माण। मान लीजिए कि कोई बाढ़ लगा सकते हैं, ठीक है, वेदिका निर्माण कर सकते हैं। वायुरेध के लिए पौधे खड़े कर सकते हैं, पुआल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से, क्योंकि अगर वनों का उन्मूलन न किया जाए, वनों को न काटा जाए, तो वृक्ष जो होते हैं वो मिट्टी को बांधे रहते हैं। अब चूंकि हम वृक्षों को काट देते हैं तो मिट्टी से ये बंधन इनका हट जाता है और वहां पर ये मृदा अपरदन की समस्या हो जाती है। तो अगर इसकी समस्या को हमें रोकना है, मृदा अपरदन की समस्या को, तो इसके लिए सबसे जो कारगर उपाय है वो है वनारोपण। तो वनों को लगाया जाए जिससे कि हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक वनस्पति, जिसको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और बने रहिए इस चैनल में, और यदि नए हैं आप इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उपलब्ध हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।